गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेफिलिस। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सेफिलिस होता क्या है, कैसे फैलता है ये, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको सेफिलिस का। सेफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट्स मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सही है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इंक्लूड होता है। और ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें क्या होता है, सोर्स हो जाते हैं बॉडी में, और ये यूजुअली पेनलेस होते हैं। इस फील नहीं होता कि वाकई कोई बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह है या क्या। लेकिन इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, मतलब 4 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन लेटेंट, आफ्टर दैट टर्शरी। तो आपको फर्स्ट में तो एक या दो से तीन सोर होंगे जो कि पेनलेस होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और विद इन 3 to 4 डेज़ वो सही भी हो जाते हैं। बट जैसे ही आप सेकेंडरी स्टेज पे आते हो आपको साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये होता ही, मतलब साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं आते लेकिन उनको इन्फेक्शन होता है। और जो टर्शरी या लेटिन में क्या होता है, जो सेकेंडरी में साइन एंड सिम्टम्स आए वो टर्शरी में फिर हिडन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लेटेंट स्टेज को हिडन स्टेज भी बोलते हैं। उसकी फिर टर्शरी आ जाती है। टर्शरी इज़ द लास्ट स्टेज। अगर यहाँ टर्शरी तक पेशेंट आ जाता है तो उसको फिर ना दूसरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको फेस करना होता है। तो कैसे हमको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रिवेंशन कौन सी है, एग्जैक्टली सेफिलिस होता क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मोस्टली हम लोग है ना सेफिलिस को पेनिसिलिन के साथ ट्रीट करते हैं। बट अगर पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी होती है तो हम लोग कौन सी ड्रग्स देंगे। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें हमें जो भी अदर ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। और हाँ, जो बैक्टीरिया सेफिलिस कॉज करता है उसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडम। अब फ्रेंड्स, हम लोग है ना एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, सही है, बट हम लोग को है ना पता नहीं होता कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। हम लोग कहते हैं कि पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी है, वो ट्रेपोनीमा पैलिडियम के लिए मतलब क्या कहते हैं, इफेक्टिव है या ड्रग ऑफ चॉइस है। तो हमें यही नहीं पता चलता कि ये बैक्टीरिया आखिरकार कॉज क्या करता है। और हमें कॉज पता भी होता है तो ये नहीं पता होता कि इसमें, इस डिज़ीज़ में होता क्या है, इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर एंटीबायोटिक्स करनी है तो उससे पहले हम लोग कुछ डिजीज़ कर लें जिसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। एक डिजीज़ है सेफिलिस, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो सेफिलिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एज आई सेड, इट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर किसी एक पर्सन को है तो उसके पार्टनर को हो सकती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। मतलब अगर उस बंदे को बॉडी में सोर्स हैं या बंदी को है, तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो उसके पार्टनर को भी हो सकता है। और ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मदर से बेबी में जा सकता है थ्रू द प्लेसेंटा, या तो ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी। ये जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको इन्फेक्ट करता है। जेनाइटल हो गए, रेक्टम हो गया या माउथ हो गया, इनको इन्फेक्ट करता है। तो अगर सोर बॉडी में है और अगर बर्थ हो रही है चाइल्ड की, मदर से अगर बर्थ हो रही है चाइल्ड की, तो सर्विक्स अगर उसमें इन्फेक्शन है तो बेबी को लग सकता है वहाँ से ड्यूरिंग बर्थ। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है आगे। द डिजीज़ स्टार्ट एज अ पेनलेस सोर। एज आई अर्लियर सेड के सोर्स होते हैं लेकिन पता भी नहीं चलता कि क्या है, क्योंकि ये पेनलेस होते हैं। ट्रिपिकली ऑन द जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ, ये भी पॉइंट आ गया। सेफिलिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विद दी सोर्स। आपको ये ऐसे नहीं फैलेगी अगर आपके साथ कोई बैठा है, नहीं, जब तक उस बंदे का कॉन्टैक्ट सोर से नहीं होता, मतलब उसके म्यूकस से या उस सोर पे नहीं कॉन्टैक्ट होता, तब तक ये इन्फेक्शन नहीं होता। ये एयर बोर्न इन्फेक्शन नहीं है जो कि एयर ड्रॉपलेट से किसी और को लग जाए, नो। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तो ये लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। ये यूटेंसिल्स शेयर करने से भी नहीं लगता। आप अगर क्लोथ शेयर कर रहे हो तो उससे भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट से लगेगा। आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन द सेफिलिस बैक्टीरिया कैन रिमेन इनएक्टिव। अगर आपको ये बैक्टीरिया लग भी गया है तो ये डोमिनेंट फेज में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बॉडी में है। इन योर बॉडी फॉर डिकेन, मतलब सालों तक रह भी सकता है, आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए अगर आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो, इट्स गुड
मतलब अगर आप डेली चेकअप वगैरह करवाते हो तो इट्स गुड, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो नहीं जो कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस कॉज करे। बिकॉज डी कैन बिफोर बिकमिंग एक्टिव अगेन, मतलब डॉर्मेंट में होगा, एक्टिव होने में सालों लग जाते हैं। अर्ली सिफिलिस कैन बी क्योर्ड, अगर आपको इनिशियली हुआ है तो उसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो शायद ये क्योर तो हो जाए, लेकिन उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती है ना वो आप लोग क्योर नहीं कर सकते हो, उससे फिर से आप जो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं उससे आप फिर सही नहीं कर सकते हो। समटाइम्स विद अ सिंगल शॉट, मतलब एक कुछ इस समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपने इसका एक भी सिंगल डोज भी ले लिया ना पेनिसिलिन का तो उससे भी ये ट्रीट हो जाता है। और विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब विदाउट ट्रीटमेंट इट मे बी, मतलब कि ट्रीट हो जाए। सिफिलिस कैन सीवियरली डैमेज योर, अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, अगर आपकी बॉडी इससे फाइट ना कर पाई तो क्या होगा, आपके हार्ट को डैमेज आ सकता है, ब्रेन को आ सकता है, और दूसरे भी जो किडनी वगैरह ऑर्गन्स हैं उन्हें भी डैमेज आ सकता है। एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये जानलेवा भी हो सकता है। सिफिलिस कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम मदर टू अनबॉर्न बेबी, अगर बॉर्न चाइल्ड नहीं है तो मदर के प्लेसेंटा से वो अगर मदर को लगा, सही है, अभी तक ब्लड में वो नहीं आया, अगर लगा, आप मदर को नहीं पता कि उसको मतलब कि ये इन्फेक्शन है, उसके ब्लड में आ गया, मदर के ब्लड में आएगा तो उस ब्लड के मतलब कि ब्लड से प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा से फिर वो बेबी में भी जा सकता है और बेबी में भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। इसमें जो जिस लेडी को, अगर प्रेग्नेंट लेडी को सिफिलिस होता है तो या तो मिसकैरेज हो जाता है उनका, या तो जो बेबी पैदा होता है वो डेड होता है, या तो क्या होता है बेबी की जो मतलब कि डेवलपमेंट है ना वो सही से नहीं होती। तो चलते हैं इनकी स्टेजेस की तरफ। प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शरी। जो लेटेंट है उसे हिडन भी बोलते हैं क्योंकि इस स्टेज पे जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो हिडन हो जाते हैं, मतलब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो चलें हम प्राइमरी स्टेज की तरफ चलते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, जैसे ही सोर्स से आपका कांटेक्ट हुआ किसी इन्फेक्टेड बंदे से, बंदे को सोर था, आपका कांटेक्ट हो गया, तो इससे क्या होगा, आफ्टर अ वीक, मतलब आफ्टर 3 वीक्स और 2 वीक्स आपको क्या होगा, सोर, मतलब उस जगह जहाँ आपको टच हुआ ना वो सोर, वहाँ पे आपको सोर निकलेगा, वो पेनलेस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको इन्फेक्शन है। फिर वो सोर क्या करेगा, 3 या 4 दिन में खुद ही सही हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रहेगा क्योंकि आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। द फर्स्ट साइन ऑफ सिफिलिस इज अ स्मॉल सोर कॉल्ड अ चैंसर, जैसे हम लोग चैंसर कहते हैं। द सोर अपीयर्स एट द स्पॉट वेयर द बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी। While most people infected with the syphilis develop only one chancre, या तो एक होगा या तो बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं। Some people develop several of them. The chancre usually develops about 3 weeks after exposure, मतलब एक्सपोजर के 2-3 वीक्स के बाद ही ये होता है। Many people who have syphilis do not notice the chancre because it's usually painless. And it may be hidden within the vagina and rectum, या तो ये रेक्टम एंड वजाइना में छुपा होगा तो दिखेगा नहीं, तो उससे भी पता नहीं चलता। अगर बॉडी में आपकी स्किन में, आर्म में हो रहा है, पाम में हो रहा है, या तो कहीं पे भी हो रहा है जहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको फील होगा कि ये तो कुछ है, मतलब कुछ तो हुआ है मुझे, तो आप चेकअप करवाते हो या आप चेकअप के लिए जाते हो। लेकिन अगर ये हिडन है वजाइना में या रेक्टम में तो आपको पता नहीं चलेगा। द कैंसर विल हील on its own within 3 to 6 week। 3 to 6 वीक में ये खुद ही सही हो जाता है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर इन्फेक्टेड विद द सिफिलिस। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या आता है, मतलब रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, अदर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, फटिक सा फील होता है, हेडेक हो जाता है, वेट लॉस हो रहा होता है, हेयर लॉस। परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता लेकिन टेम्प्ररी आपके हेयर लॉस होते हैं, एलोपेशिया टेम्प्ररी। एक्किंग जॉइंट्स, आपकी जॉइंट्स में पेन होगा। अब स्किन रैशेज एंड अ सोर थ्रोट, मतलब स्किन रैशेज होंगे और सोर थ्रोट होगा, आपको ऐसा लगेगा आपका गला खराब है। may develop during the second stage of the syphilis।
द रैशेज वॉन्ट इची, रैशेज इची नहीं होंगे, आपको खारिश नहीं होगी, एंड इज़ यूजुअली फाउंड ऑन द पाम सोल। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो रैशेज आते हैं ना वो आपके पाम, मतलब वो जो हाथ पे होंगे या तो जो पाँव है ना उसकी जो सोल है उसमें होंगे, बट इट मे अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी में होंगे, लेकिन जो अपियरिंग होंगे ना वो कहाँ पे होंगे, सोल एंड पाम में। अब आ जाते हैं दूसरे सिम्टम्स की तरफ। हेडेक होगा, स्वैलन लिम्फ नोड्स, फटीक, फीवर, वेट लॉस, हेयर लॉस एंड एकिंग जॉइंट, मतलब जॉइंट्स में पेन होगा। उसके बाद है लेटेंट स्टेज। एज आई अर्लियर सेड, लेटेंट स्टेज में क्या होगा, जितने भी आपको सिम्टम्स शो हुए सेकेंडरी स्टेज में वो लेटेंट स्टेज में क्या हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसे हिडन स्टेज भी कहते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ सेफेलिस इज द लेटेंट और हिडन स्टेज। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स डिसअपियर एंड देयर वॉन्ट बी एनी नोटिसेबल सिम्टम एट दिस स्टेज। कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होगा जिससे आपको लगे कि आपको सेफेलिस है। और इसमें क्या होगा, बॉडी में बैक्टीरिया अभी तक है, हाउएवर द बैक्टीरिया रिमेन इन द बॉडी। सही है। ये स्टेज कब लास्ट होगी, फॉर द ईयर्स, मतलब इस स्टेज पे अगर बंदा है तो टर्शरी स्टेज पे जाने से पहले इसको ईयर्स लग जाएंगे, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स से 7 ईयर्स, कितने भी लग सकते हैं। दिस स्टेज कुड लास्ट फॉर ईयर्स बिफोर प्रोग्रेसिंग टू द टर्शरी सेफेलिस। और अगर बंदा टर्शरी सेफेलिस की तरफ चला जाता है तो उसे बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकता है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंटल इलनेस हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, क्योंकि ये हार्ट को, ब्रेन को और किडनी और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, तो इसी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब अगर हम लोग टर्शरी स्टेज की तरफ जाते हैं, पीपल हु वॉन्ट रिसीव ट्रीटमेंट फॉर सेफेलिस विल एंटर दिस स्टेज। एज आई सेड, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो टर्शरी स्टेज पे आ सकता है, बट अगर वो फर्स्ट स्टेज पे या सेकेंड स्टेज, एज फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में आपको पता चल जाता है, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि जो सेफेलिस की साइन एंड सिम्टम्स है ना वो दूसरी डिजीज़ से थोड़ा मैच करते हैं, तो हम लोगों को ये लगेगा कि शायद सोर थ्रोट वगैरह है उसकी वजह से मुझे हो रहा है, तो इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं लेते बंदे, लेकिन ये इसी वजह से कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा। लेकिन अगर आप लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो तो आपको एक क्लियरिटी आ जाती है। पीपल हु डोंट रिसीव ट्रीटमेंट फॉर सेफेलिस विल एंटर दिस स्टेज। टर्शरी सेफेलिस कैन अकर ईयर्स और डिकेड आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, मतलब सालों लग जाते हैं आपको टर्शरी स्टेज पे पहुंचने तक। टर्शरी सेफेलिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब फैटल हो सकता है। टर्शरी सेफेलिस में इंक्लूड, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस, डेफनेस मतलब अंधा हो जाना, बेरा हो जाना, मेंटल इलनेस हो जाएगी, मेमोरी लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स होती हैं वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक स्ट्रोक और मेनिंजाइटिस हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और न्यूरोसेफेलिस मतलब जब वो सेफेलिस इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो उसे न्यूरोसेफेलिस कहते हैं। डायग्नोसिस, हम सेफेलिस को एक सिंपल कल्चर मेथड से डायग्नोस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। दूसरा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम लोग सैंपल लेते हैं जो सोर वगैरह हुए वहाँ से, वहाँ जो लीजन हुए वहाँ से हम लोग सैंपल लेते हैं, फिर उसे माइक्रोस्कोप पर देखते हैं, मतलब फ्लोरेसेंस कुछ विजुलाइजिंग हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ये जो मतलब हमें जो स्पेसिमेन हमने लिया है वो विजुअली हमको दिखता है, विजुअलाइज होता है, हमें थोड़ा शाइनी सा दिखता है, तो ऐसा लगता है एक डार्क सी फील्ड है जहाँ पे ये शाइनी कुछ है, तो उससे हम लोगों को पता चलता है हाँ ये सेफेलिस है इसके सैंपल में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, स्पेसिमेन इंक्लूड ऊजिंग फ्रॉम द लीजन से जो पस वगैरह आ रहा होता है वो लेंगे। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। मैंने पहले ही कहा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सिम्टम्स आते हैं और सोर्स होते हैं। जो लीजन्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में आते हैं ना तो उसमें हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूजफुल फॉर प्राइमरी स्टेज वेयर सीरोलॉजिकल टेस्ट इज स्टिल नेगेटिव। ये प्राइमरी के लिए ज़्यादा काम का है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है, जहाँ से बैक्टीरिया एंटर हुआ है और जहाँ आप कांटेक्ट हुआ है
उस सोर्स से, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होगा। अभी तक वो ब्लड में नहीं आया तो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस लीजन से आप लोग सैंपल लेते हो और माइक्रोस्कोप में चेक करते हो तो उसमें कोई भी मतलब डिफेक्ट नहीं आएगा, आपको ईजिली डिटेक्ट हो जाएगा कि ये सेफेलिस है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर आपको न्यूरोसेफेलिस हो गया है या सेफेलिस बैक्टीरिया आपके ब्रेन तक पहुंच गया है तो आप लोग क्या करेंगे, लंबर पंचर करेंगे। लंबर पंचर से क्या होगा, मतलब आप स्पाइनल कॉर्ड से CSF निकालेंगे, जो कि मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और मतलब कि जो ब्रेन का फ्लूइड है वो अगर उसमें बैक्टीरिया सेफेलिस का पाया जाता है तो आपको ये सजेस्ट किया जाएगा, मतलब ये कंसीडर किया जा सकता है कि आपको न्यूरोसेफेलिस हो गया है। If you are having nervous system problem because of tertiary syphilis, you may need a lumbar puncture or spinal tape. During this procedure, spinal fluid is collected so that your doctor can test for syphilis bacteria. अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। हम लोग इसमें जो पेनिसिलिन यूज़ करते हैं ना, मोस्टली पेनिसिलिन V एंड पेनिसिलिन G देते हैं हम लोग। पेनिसिलिन G में क्या आ जाता है, बेंजाथिन, और जो पेनिसिलिन V है उसमें आ जाता है प्रोकेन पेनिसिलिन। ये दोनों देते हैं हम लोग इस इन्फेक्शन में। बट अगर किसी पेशेंट को इच से एलर्जी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, तो उनमें अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। लाइक टेट्रासाइक्लिन दे दिया, टेट्रासाइक्लिन में भी आपने डॉक्सीसाइक्लिन दिया, एजिथ्रोमाइसिन दिया और सेफ्ट्राक्सोन दिया। और अगर जो मतलब पेशेंट को न्यूरोसेफेलिस है तो हम लोग न्यूरोसेफेलिस में ऐसी ड्रग देंगे जो कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना उसको क्रॉस करे, मतलब BBB को क्रॉस करे। तो जो यहाँ पे सेफ्ट्राक्सोन है ना वो BBB को क्रॉस करती है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और ब्रेन में जाएगी और वहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसको किल कर सकती है। तो हम लोग न्यूरोसेफेलिस में सेफ्ट्राक्सोन देते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट तो हो गया। अब कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं विद द सेफेलिस, अगर प्रेग्नेंट मदर में है तो न्यूबॉर्न बेबी में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, सही से और फॉर्मिटी नहीं होगी, टीथ सही से डेवलप नहीं होंगे, जॉइंटिस हो सकता है, इन्फेक्शियस सोर, मतलब जो बेबी है उसकी पूरी बॉडी में सोर्स हो सकते हैं, सीजर्स, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, बेबी को रैशेस हो सकते हैं, फीवर, और जो बेबी पैदा हुआ है उसका जो लिवर है और स्प्लिन वो स्वॉलन हो सकता है। अब क्या होता है, ये इन्फेक्शन कैसे लगेगा बेबी को मदर में से, या तो प्लेसेंटा क्रॉस करके वो इन्फेक्शन चला जाएगा वो बेबी के अंदर, या तो क्या होगा, बेबी की जब बर्थ हो रही होती ना उस दौरान बेबी को लग सकता है। मदर इन्फेक्टेड विद द सेफेलिस आर एट रिस्क फॉर मिसकैरेज हो सकता है, ये मैंने पहले ही बताया था। स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बेबी पैदा होगा वो डेड होगा, मतलब वो अलाइव नहीं होगा। और प्री मेच्योर बर्थिंग, या तो जो बेबी मतलब पैदा हुआ है ना वो 7 मंथ में 8 मंथ में ही पैदा हो जाएगा अगर बेबी को मदर को ये इन्फेक्शन है। देयर इज़ ऑल्सो अ रिस्क दैट अ मदर विथ सेफेलिस विल पास द डिजीज़ ऑन टू हर फीटस, मतलब अपने फीटस को पास कर सकते हैं। और जब कोई बच्चा पैदा होता है विथ एनी डिजीज़ तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज़। इसे हम लोग कहते हैं बर्थ डिजीज़, मतलब बच्चा पैदा हुआ पैदाइशी इसको ये डिजीज़ होती है। जैसे गोनेरिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो भी एक कंजेनाइटल डिजीज़ है। तो सेफेलिस भी एक क्या है, कंजेनाइटल डिजीज़ है। बेबीज बॉर्न विद द कंजेनाइटल सेफेलिस कैन ऑल्सो हैव द फॉलोइंग। अगर कंजेनाइटल सेफेलिस है तो बेबी में ये सारी चीज़ें आ सकती है। डिफॉर्मिटी, मतलब टीथ वगैरह सही से फॉर्म नहीं होते, बोन सही से नहीं बनती। दूसरा ये जॉइंटिस, इन्फेक्शियस सोर, सीजर्स, रैशेस, फीवर, ये सब बेबी में हो सकता है। अब इसमें प्रिवेंशन क्या लेते हैं, अगर आपके पार्टनर को ये इन्फेक्शन है और डिटेक्ट हो गया है तो क्या होगा, आपको प्रिकॉशंस लेनी होगी, इंटरकोर्स नहीं करना होगा, सही है, जब तक कि आपका पार्टनर ठीक नहीं हो जाता। और दूसरा, अगर आपके पार्टनर को होता है तो ये हो सकता है कि आप में भी वो इन्फेक्शन हो, तो आप टेस्ट परफॉर्म करवाओ, मतलब कि अगर लीजन्स है तो लीजन टेस्ट परफॉर्म करवाओ, अगर आपको लीजन्स नहीं नज़र आए तो आप सीरोलॉजी टेस्ट करवाओ, तो उससे पता चल जाएगा कि आप में इन्फेक्शन है या नहीं। लेकिन अगर किसी भी पार्टनर में है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अभी ना करें, मतलब वो प्रिवेंट करें, और अगर करना है तो सेफ सेक्स कर सकते हैं। तो
मतलब कॉन्डम वगैरह यूज़ करके। और दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप किसी को इन्फेक्शन है तो उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आओगे, मतलब डायरेक्ट उसके इन्फेक्शन के कांटेक्ट में नहीं आओगे। मतलब किसी के हाथ में और किसी और ने हाथ रख दिया तो उसे भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना। जहाँ पे सो रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेनी है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। पूरा ट्रीटमेंट लेके फिर मतलब आप सेफ़ हो, आप ट्रीट हो गए हो, तो प्रिवेंशन लेना लाजमी है सिफिलिस में। और अगर मदर को है, प्रेग्नेंट वुमन को है, तो वो एक ट्रीटमेंट ले अपने डॉक्टर से, मतलब मशवरा करे कि मुझे है तो मैं क्या क्या ले सकती हूँ। उसके बाद अगर जो बेबी अनबॉर्न है तो अगर उसके भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको सिफिलिस है तो गो फॉर द टेस्ट, गो फॉर द ट्रीटमेंट। आप इसे ट्रीट कर सकते हो अगर अर्लियर स्टेज में आपको डिटेक्ट हो सकता है, तो इससे आप बच भी सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल दैट, हैव अ नाइस डे।